हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के बचे हुए पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने जब वीडियो क्लोज किया था तो मैंने आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन को दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स किए गए हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो केवल दो खातों को प्रभावित करते हैं, दो अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं, और दूसरी कैटेगरी थी ऐसे खाते जो दो से अधिक खातों को प्रभावित करते हैं, या तीन या चार या पांच जो भी हो। तो एक जो केवल दो खातों को प्रभावित करते हैं और दूसरा जो दो से अधिक खातों को प्रभावित करते हैं। तो इन दो कैटेगरी में हमने ट्रांजैक्शन को कल डिस्कस किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके अलावा अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स, अकाउंटिंग इक्वेशन किस आधार पर बनता है उसके बारे में, और अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, उसको डिस्कस किया था। उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है। तो आज हम ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन को दो भागों में बांटा गया है। तो ये पहला है ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट टू अकाउंट्स, मतलब जो दो खातों को प्रभावित करता है। अब ये दो खाते कोई भी हो सकते हैं, एसेट्स हो सकता है, लायबिलिटीज हो सकता है, या कैपिटल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी ट्रांजैक्शन की अलग अलग कैटेगरी है। इसमें पहला है ऐसे ट्रांजैक्शन जो एसेट्स को इंक्रीज करता है एक तरफ, और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में या तो लायबिलिटी या कैपिटल को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो एसेट को इंक्रीज करता है और लायबिलिटी को इंक्रीज करता है। तो यहां जो लायबिलिटी लिखा है मैंने, उसमें लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को अज्यूम करके चलिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होंगे ये सोचना है हमको, जिससे एक तरफ तो एसेट्स बढ़ रहा है और एक तरफ लायबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला ट्रांजैक्शन है उसमें इंट्रोड्यूस्ड कैश और स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्या मतलब हुआ इसका? तो हमने बिजनेस को नकद के साथ, कैश के साथ स्टार्ट किया है। तो बिजनेस में एक तरफ तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा एसेट साइड में, और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। जब भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कैपिटल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा ट्रांजैक्शन purchased goods on credit, मतलब माल उधार खरीदा। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और परचेज मशीन ऑन क्रेडिट, या कोई दूसरा एसेट्स ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हमारे गुड्स में यानी कि स्टॉक में वृद्धि हो जाएगी, और दूसरी तरफ हमारे क्रेडिटर्स में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जिससे सामान खरीदेंगे वो हमारा क्रेडिटर्स होगा, तो लायबिलिटी बढ़ गया क्रेडिटर्स। ठीक है, उसी तरह लोन लिया बिजनेस में। लोन किससे लेंगे? तो बैंक से या कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो लोन लेंगे तो हमारे पास कैश या बैंक दोनों में से कुछ आएगा। जनरली बैंक लेके चलिए, क्योंकि लोन बैंक देता है तो बैंक में ही आएगा। तो बैंक इंक्रीज होगा, और दूसरी तरफ हमारा लोन, बैंक लोन इंक्रीज होगा। ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। तो एक तरफ एसेट्स बढ़ गया, दूसरी तरफ हमारे लिए लायबिलिटी बढ़ गई। इसके बाद एक नेक्स्ट आएगा, अब इनकम रिसीव है तो एक तरफ हमारा कैश, एसेट साइड में हमारा कैश बढ़ जाएगा, और इनकम आया है तो दूसरी तरफ हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं कि सर कैपिटल कैसे बढ़ जाएगा, कैपिटल कैसे बढ़ जाएगा? तो कैपिटल बढ़ने का एक सिंपल सा रीजन है कि जब भी इनकम होगा तो इनकम प्रॉफिट को बढ़ाता है। प्रॉफिट किसका होता है? मालिक का होता है। तो इनकम के कारण प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट के कारण कैपिटल बढ़ेगा। प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाता है, तो कैपिटल बढ़ेगा, तो इसीलिए कैपिटल में हमने जोड़ दिया। तो
तो ये तो पहले तरह के ट्रांजैक्शन है, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अब इसके बाद दूसरे नेचर के ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है, मतलब एक तरफ एसेट्स कम हो रहा है तो दूसरी तरफ हमारा लायबिलिटी भी कम हो रहा है। तो इसमें पहला ट्रांजैक्शन विड्रॉ कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज, मतलब व्यक्तिगत प्रयोग यानी खुद के इस्तेमाल के लिए हमने गुड्स या कैश निकाल लिया बिजनेस। तो एक तरफ हमारा कैश कम हो गया और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल कम हो गया, क्योंकि पैसा मालिक जब निकाल के ले जाएगा तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल को कम करता है, क्योंकि जब पैसा लगाएगा मालिक तो कैपिटल बढ़ेगा और जब पैसा निकाल के ले जाएगा तो कैपिटल घट जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल कम हो जाएगा। दूसरा होता है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, यानी कि खर्च का भुगतान, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज। अब पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज किया यानी कि खर्च का भुगतान किया, तो कोई भी खर्चा आ सकता है, इसमें सैलरी आ सकता है, रेंट आ सकता है, वेजेज आ सकता है, मजदूरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, टेलीफोन एक्सपेंसेज हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे खर्चे हैं जो कि आ सकते हैं, तो कोई भी खर्चा उठा लीजिए। तो पेमेंट आप कीजिएगा खर्च में, तो एक तरफ कैश या बैंक दोनों में से कोई एक कम हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि खर्चा जो होता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो हमारे प्रॉफिट को कम करते हैं। तो प्रॉफिट कम होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट कहां जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है। तो प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी तो कम होगा, तो खर्च की वजह से कैपिटल कम होता है, तो कैपिटल भी हमारा घट जाएगा। तो फिर से दोनों इंपैक्ट सेम है। बस ये समझिए कि हम जितने भी ट्रांजैक्शन यहां भी लिखेंगे उन सब का इंपैक्ट यही होगा कि उसमें दोनों पक्ष में सेम इफेक्ट पड़ेगा या कुछ ऐसा इफेक्ट पड़ेगा जिससे दोनों पक्ष बराबर हो जाए। ठीक है, वो तीसरे केस में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हो गया, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि जो भी हमारे लोन्स हैं या हमने क्रेडिटर्स हैं हमारे, उनको हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा एक तरफ तो फिर से कैश या बैंक कम हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा जिस लायबिलिटी को पे करेंगे वो लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। अगर क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, अगर लोन को पेमेंट करेंगे तो लोन कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद डेप्रिसिएशन या लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी किसी भी तरह से लॉस हो सकता है। तो डेप्रिसिएशन से जिस भी संपत्ति पे डेप्रिसिएशन लगता है उसकी वैल्यू घटती है। अब डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कोई भी खर्चा होगा तो उससे हमारा कैपिटल कम होता है। उसी तरह अगर कोई सामान जल गया, टूट गया, फूट गया, चोरी हो गया, इन सब से उस सामान में कमी आएगी और वो हमारा एक तरह से लॉस है, इसलिए हमारे कैपिटल में भी कमी आएगी। ठीक है, तो एक तरफ हमारा जो रिलेटेड एसेट्स है वो कम हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका दूसरा केस। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं तीसरा। इसी में अभी हम ऐसे ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं जो केवल दो अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे और फिर आगे डिस्कस करेंगे ऐसे ट्रांजैक्शंस के बारे में जो दो से ज्यादा अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा केस लीजिए। अब हमारा तीसरा केस इसमें आ गया। तीसरा केस है इंक्रीज इन वन एसेट्स एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। मतलब एक एसेट्स में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है,
तो दूसरा एसेट्स हमारा कम हो रहा है। तो एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट घटा, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? तो इसमें सबसे पहला आता है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब हमने माल नकद खरीदा। अब माल नकद खरीदा तो सामान गुड्स आएगा, तो गुड्स तो हमारा इंक्रीज हो गया, और एसेट साइड में ही कैश डिक्रीज हो गया। तो गुड्स जितने अमाउंट से बढ़ा, कैश उतने ही अमाउंट से कम हो गया। तो एसेट साइड का इफेक्ट जो है, नेट इंपैक्ट अगर कहें तो नील है। क्यों? क्योंकि अगर 1000 से हमारा गुड्स बढ़ा है तो 1000 से हमारा कैश कम हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? एसेट तो हिलेगा नहीं, और लायबिलिटीज और कैपिटल पे तो वैसे भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो हमारा दोनों साइड बराबर ही रह जाएगा। उसी तरह सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसमें माल हमने नकद बेचा है, तो गुड्स हमारा कम हो जाएगा और कैश हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका भी इंपैक्ट एसेट्स पे, नेट इंपैक्ट नील रह जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम माल उधार बेच दे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब माल को उधार बेच दिया, तो माल को उधार बेचेंगे तो गुड्स तो घट गया, लेकिन हमारा डेटर्स बढ़ जाएगा। डेटर्स यानी कि जिनको हम उधार माल बेचते हैं उसको डेटर्स बोलते हैं। तो डेटर्स भी मेरे लिए एसेट्स होता है। क्यों एसेट्स होता है? तो भविष्य में कभी ना कभी तो उससे हमको पैसा लेना है, तो इसीलिए डेटर्स हमारा बढ़ेगा और गुड्स हमारा कम जाएगा। तो फिर एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट्स घट गया। इसी तरह कोई एसेट परचेज कर दिया, परचेज्ड एसेट्स परचेज्ड एसेट्स फॉर कैश, तो इसमें क्या होगा? एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा और एक तरफ कैश हमारा घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जिसमें एक तरफ एसेट्स बढ़ता है तो दूसरी तरफ एक एसेट घट जाता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम इस कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसी तरह एक चौथी कैटेगरी भी आती है हमारे लिए, जिसमें एक तरफ लायबिलिटी साइड इंक्रीज होती है और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में ही कोई आइटम डिक्रीज होती है। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये चारों केस खत्म हो जाएगा। इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, या इंक्रीज इन लायबिलिटीज और डिक्रीज इन कैपिटल, मतलब एक तरफ या तो लायबिलिटी में वृद्धि होगी, कैपिटल में कमी होगी, या कैपिटल में वृद्धि होगी और लायबिलिटी में कमी होगी। अब इसमें जो आएंगे ट्रांजेक्शन, तो पहला ट्रांजेक्शन तो इसमें जो आता है वो होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ लायबिलिटीज इनटू कैपिटल, मतलब हमने किसी भी लायबिलिटी को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ये जनरली कंपनी के केस में होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एक तरफ हमारा लायबिलिटीज कम हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी में से हमने कन्वर्ट कर दिया है कैपिटल में, और दूसरी तरफ हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। इसी तरह दूसरा ट्रांजेक्शन होता है अनपेड एक्सपेंसेज। अनपेड एक्सपेंसेज में हमने खर्चा पे नहीं किया, हो गया है खर्चा पर पे नहीं किया है। जैसे हमने काम करवा लिया किसी से और उसको पैसा पे नहीं किया, तो पैसा पे नहीं किया तो खर्चा तो हो चुका है, तो खर्चा हो चुका है तो कभी ना कभी तो पैसा पे करना पड़ेगा। तो एक तरह से वो हमारे लिए लायबिलिटी बन जाता है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और हमारा कैपिटल घट जाएगा क्योंकि खर्चा इनकर हो चुका है। खर्चा हो चुका है तो हमारे लिए प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हुआ तो हमारा कैपिटल कम होगा। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे की बातें। तो ये है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। अब इसको हम इधर बना लेते हैं। ठीक है,
तो अकाउंटिंग इक्वेशन जब बना लिया तो सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, मतलब नकद के साथ व्यवसाय प्रारंभ किया। तुम करेंगे क्या? ठीक है, तो आप अगर चाहें तो आंसर में ये लाइन एक पर्टिकुलर कॉलम बना के भी लिख सकते हैं और आपको यहाँ पे 2 साइड बना लेना है। आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको लिखना है। ठीक है, तो आप एक साइड आपका एसेट साइड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एक हो गया आपका एसेट साइड, दूसरा हो गया कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये 2 साइड है, तो आपको ऐसे बना लेना है। इसके साथ बनाना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर भी बना लेना होगा, अगर इसके बिना बनाना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलर बनाने की जरूरत नहीं है। तब एक तरफ आप एसेट लिख लेंगे और एक तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप चाहें एक लाइन बीच में खींच सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो बराबर बराबर लिख के ही कर सकते हैं। ठीक, शुरू करते हैं। तो जब बिजनेस कैपिटल के साथ स्टार्ट होगा तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा और कैश बढ़ेगा। तो एसेट साइड में कैश आ गया और इस तरफ कैपिटल आ गया। तो कैश 1 लाख और कैपिटल 1 लाख, दोनों बराबर। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन है हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000। माल नकद खरीदा 50,000 का। तो माल जैसे ही नकद खरीदेगा तो हमारे पास गुड्स आ जाएगा 50,000 का और नकद खरीदेगा तो कैश चला जाएगा 50,000 का। तो कैश में से 50,000, तो कैपिटल सेम रह जाएगा 1 लाख और हमारा इधर कैश हो जाएगा 50,000 का और गुड्स हो जाएगा 50,000 का। तीसरा परचेज मशीन ऑन क्रेडिट। मशीन खरीदा तो मशीन आया, यानी कि मशीन बढ़ा, और हमने उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स भी बढ़ गया। तो मशीन हमारा एसेट साइड में और क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी साइड में। तो क्रेडिटर्स में हमारा 30,000 प्लस होगा और मशीन में हमारा 30,000 प्लस होगा। फिर से लाइन खींच लेना है हमको। अब ये हो गया 50,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000। इन दोनों में कुछ भी ऐड या माइनस नहीं हुआ है तो ये सेम रह जाएंगे। अब हर ट्रांजैक्शन के बाद आप एक बार चेक कर लिया कीजिए कि दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं। 50,000 50,000, 1 लाख प्लस 30,000 1,30,000 और इधर भी है 1,30,000। अगला ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। माल उधार बेचा। उधार बेचेंगे तो गुड्स गया तो गुड्स में से एक तरफ माइनस होगा और दूसरी तरफ गुड्स हमने उधार बेचा है तो डेटर्स बना है और डेटर्स भी हमारे लिए एसेट्स होता है। तो यहां पे हम लिख देंगे डेटर्स। ठीक है, और डेटर्स में हम 40,000 ऐड कर देंगे और गुड्स में से 40,000 हम घटा देंगे। बाकी सब ऐसे ही, कुछ भी नहीं। तो 50,000 कैश, 10,000 का गुड्स बच गया, 30,000 का मशीन है और 40,000 का डेटर्स है। ठीक है, 1 लाख का 30,000। तो फिर से चेक कर लेंगे। 50 10 60 30 90 40 1,30,000 और इधर भी 1,30,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स ऑन कैश। माल
नकद बेचा है, तो माल बेचा 10,000 का, तो गुड्स में से 10,000 माइनस होगा, और नकद बेचा है तो पैसा 10,000 का आएगा, तो 10,000 यहां पे ऐड होगा, बाकी और किसी में कुछ भी नहीं होगा। तो 60,000 अब हमारा कैश हो गया, ये बचा ही नहीं, जीरो हो गया स्टॉक यानी गुड्स। मशीन 30,000 का ही है और डेटर्स 40,000 का है। लायबिलिटी साइड में कोई चेंज नहीं हुआ है, उतने का ही रह गया। रेंट पेड, तो रेंट पे करेंगे तो पैसा जाएगा उतने का, कितने का है 20,000, तो 20,000 कैश चला गया, और रेंट पे किया तो रेंट हमारे लिए खर्चा है, खर्चा प्रॉफिट कम करता है, तो प्रॉफिट के कारण कैपिटल भी कम होगा। तो ये हो गया 40,000, ये जीरो, ये 30,000 और ये 40,000। अब ये हो गया 80,000 और ये हो गया 30,000। तो अब देख सकते हैं 40,000 प्लस जीरो प्लस 30, 40, 30, 70, 40, 110, तो 110 उधर भी है। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि बकाया रेंट, तो रेंट बकाया है तो कुछ पैसा तो गया नहीं, तो लायबिलिटीज बढ़ेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट से क्या बढ़ेगा, लायबिलिटीज बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पे नहीं किया, कभी ना कभी पे करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, और इसको कितना रेंट नहीं पे हुआ है तो 10,000, 10,000 पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी बढ़ गया, और खर्चा हो चुका है, भले ही पे नहीं हुआ लेकिन खर्चा हो चुका है, कभी ना कभी पे करना है, तो खर्चा हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, तो इसीलिए कैपिटल में से 10,000 घटा देंगे, और कहीं भी कुछ नहीं होगा सेम। एक और ट्रांजैक्शन बचे हैं, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड में यानी कि इनकम आया है, तो पैसा आया और इनकम है तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, तो कैपिटल बढ़ेगा। तो एक तरफ कैश 30,000 जोड़ देंगे और दूसरी तरफ कैपिटल में 30,000 जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 70,000, जीरो 30,000 प्लस 40,000, और इधर हो जाएगा 1,00,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000, तो टोटल देख लेंगे तो इधर आ गया 1,40,000 और इधर 1,40,000, ठीक है। तो दोनों तरफ हमारे बराबर हैं। तो इस तरह से आपको बनाना है ट्रांजैक्शन, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखाना है, किस तरह से दोनों तरफ बराबर हो। तो दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि ट्रांजैक्शन में हर ट्रांजैक्शन करते वक्त देख लीजिए कि एसेट साइड भी उतने का ही इंपैक्ट पड़ा है जितना लायबिलिटी साइड। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपके हिसाब से कुछ ना कुछ छूट रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा, जोड़ने, जब ट्रांजैक्शन लिख लीजिए उसके बाद उसको जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद आपको फिर से एक बार चेक कर लेना है कि दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं या नहीं। इससे क्या होगा कि आपका कोई गलती अगर हो भी जाएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक। अब इससे आगे का जो हमारा कॉन्सेप्ट बचा है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक के कॉन्सेप्ट में या इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी अपने चैनल का नाम स्टडी कॉमर्स क्लासेस ही है, तो वहां पे भी आप मैसेज लिख सकते हैं मुझे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।